हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हमारी जीएसटी की सीरीज में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। और इससे पहले अगर पुराने वीडियो अगर नहीं देखे तो जाकर के आप देख लो। उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, टाइम ऑफ सप्लाई, ये सारा आपका कवर अप कर लिया है, तो आप देख सकते हो उसको। उससे भी आपके वो इंट्रोडक्शन टू जीएसटी से तो आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं 14 मार्क्स के। प्लस आपके लेवी एंड कलेक्शन, टाइम ऑफ सप्लाई, ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते स्टार्ट करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें हम देखते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई होता क्या है। और अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, ताकि आपके पास कोई इंपॉर्टेंट अगर मैं वीडियो डालता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने नीडी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है। बिकॉज इट विल बूस्ट माई एनर्जी टू मेक द वीडियोस। ओके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई होता क्या है, पहली बात। टाइम ऑफ सप्लाई तो आपने कर लिया कि उसमें आपको पता चल गया कि किस टाइम आपकी लाइबिलिटी राइज होगी। ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्यों आया। जैसे कि आपको पता है कि जीएसटी जो है हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है। जहां पे मतलब इसको बोला गया है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, क्यों? क्योंकि जहां पे जिसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन होगा वो टैक्स, वो स्टेट जो है इसका रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ड्यूल ड्यूल टैक्स होता है। ये आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है। तो हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस स्टेट को टैक्स दें, किस स्टेट के पास ये रेवेन्यू जाएगा। जैसे कि हम अगर टैक्स लगाते हैं तो उसमें से हाफ पार्ट जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, हाफ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो किस स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा ये रेवेन्यू, वो डिसाइड करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। क्योंकि वो निकालने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा कि किस स्टेट में ये एक्चुअली रेवेन्यू जाना है। ठीक है। तो देखो वही मैंने लिखा है कि फॉर डिसाइडिंग वेदर टू अप्लाई सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी और यूटीजीएसटी और सीजीएसटी, वन शुड नो द टू थिंग्स, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। ये दो चीज देखनी पड़ेगी। पहली बात, अगर आप किसी भी कोई भी सामान या सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हो, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो, तो आपको टैक्स इनवॉइस पे लगाना पड़ेगा आईजीएसटी या फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो ये पता कैसे चलेगा कि मुझे सीजीएसटी लगाना है, जीएसटी लगाना है कि आईजीएसटी लगाना है। तो पहली बात आपको मैं ये बता दूं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आईजीएसटी कब लगाते हैं और सीजीएसटी, एसडी कब लगाते हैं। जैसे कि देखो हमारा केस वन है। सप्लायर है हमारा दिल्ली में, ए, और रिसिपेंट कौन है, बी। ये कहाँ पे है, दिल्ली में। तो विद इन द सेम बाउंड्री ऑफ द स्टेट हो रही है ये ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे लगेगा एसजीएसटी, सीजीएसटी। अब अगर बाउंड्री हमारी क्रॉस हुई, यानी कि ए है दिल्ली में और इसने सप्लाई किया सी ऑफ गुजरात। ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट बाउंड्री क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे लगेगा हमारा आईजीएसटी। कभी भी, चाहे वो स्टेट की बाउंड्री हो, चाहे यूटी यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री हो, चाहे नेशन की बाउंड्री हो, वो क्रॉस हो रही है तो आईजीएसटी लगा देना। ठीक है। और अगर सेम सेम स्टेट बाउंड्री के अंदर अगर ट्रांजेक्शन हो रही है तो वहां पे लगेगा सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर यूटी जीएसटी और सीजीएसटी। ओके। तो हमें ये पता लगाने के लिए हमें दो चीज इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन सप्लाई क्या होता है, जहां पे यहां से सप्लाई इंसान कर रहा है। ठीक है। या तो उसका वो प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड, या तो जिसने जहां से उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है उस प्लेस को मानेंगे। या फिर अगर कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट से अगर वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, यानी कि जैसे मान लो उसका रजिस्ट्रेशन है हरियाणा में। ठीक है। अब वो अपने किसी फिक्स एस्टेब्लिशमेंट जो कि लखनऊ में, वहां से ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट मानेंगे कि वहां से लोकेशन सप्लायर है। या फिर अगर कोई मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे मान लो कि लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है, वाराणसी में भी है, तो हम क्या करेंगे कि जो उस सप्लाई से मोस्ट रिलेटेड कनेक्टेड है ना, उसको मानेंगे कि वहां से सप्लाई हुई है। ठीक है। जो जो डायरेक्टली मोस्ट कनेक्टेड है उसको मानेंगे कि वहां से सप्लाई हुई है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो सिंपल है, ये तो आइडेंटिफाई करना है कि कौन है सप्लायर। सेकंड थिंग है प्लेस ऑफ सप्लाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपको देखना है कि हम आईजीएसटी लगाएं कि सीजीएसटी लगाएं, तो आपको ये दोनों फैक्टर पता होने चाहिए। अगर ये दोनों अगर एक ही स्टेट में फॉल कर रहे हैं तो फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी। ये दोनों अगर अलग अलग कर रहे हैं तो आईजीएसटी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ये इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसके लिए हमारा सेक्शन बताए गए हैं हमारे आईजीएसटी एक्ट में। ठीक है। तो जो हमारा सेक्शन 10 है, ये हमारा होता है गुड्स के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक वेट अ सेकेंड। सेक्शन 10 जो होता है ये होता है गुड्स के लिए। सेक्शन 11 ये भी गुड्स के लिए। और 12 और 13 ये होते हैं हमारे सर्विसेज के लिए। ठीक है। 10 जो होता है जहां पे हमारा रेसिपेंट, यानी कि बोथ सप्लायर एंड रेसिपेंट इज इन इंडिया।
ठीक है, तो वहां पे लगता है सेक्शन 10। और जहां पे अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की बात होती है वहां पे हमारा होता है 11। गुड्स के केस में, गुड्स के लिए दो सेक्शन, सेक्शन 10, सेक्शन 11। 10 कौन सा, जिसमें सप्लायर और रेसिपिएंट बोथ इंडिया में है। 11 कौन सा, जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही है। अब आते हैं सर्विसेज पे। सर्विसेज पे फिर 12 और 13। 12 जिसमें कि बोथ सप्लायर और रेसिपिएंट इज इन इंडिया, और फिर 13 एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि कौन सा सेक्शन कौन किसके लिए है। तो हम पढ़ने आ रहे हैं सेक्शन 10। सबसे स्टार्टिंग सेक्शन 10 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या हम देख रहे हैं कि हमारे जो सप्लायर है और रेसिपिएंट है, ये दोनों इंडिया के अंदर ही है। चाहे वो इंडिया में कहीं भी हो, चाहे तमिलनाडु में हो, गुजरात में हो, बंगाल में हो, कहीं पे भी हो, इंडिया के अंदर है दोनों सप्लायर और रेसिपिएंट। इस केस में हम क्या होता है, ठीक है, देखो पहला केस क्या है, सप्लाई ऑफ मूवेबल गुड्स। ठीक है, मान लो कि सप्लायर है आपका यूपी में। ठीक है, मैं एस से लिख रहा हूं सप्लायर। ठीक है, यूपी में, और आपका रेसिपिएंट जो है वो है कर्नाटका में रेसिपिएंट। ठीक है, और गुड्स हमारा कहां से मूव होना है, यूपी से कर्नाटका। तो गुड्स है, सही बात है, वो मूव हो रही है। हाँ, तो मूवेबल गुड इसकी इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहां मानी जाएगी, जहां पे वो गुड्स अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे पॉइंट डिलीवर होगा। यानी कि मैंने उसमें बोला है कि मेरे को गुड्स जो है वो मेरे को कर्नाटका में चाहिए, तो कर्नाटका में जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा ना उस गुड्स का, वो माना जाएगा कि ये सप्लाई है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। यानी कि मूवेबल गुड्स के सप्लाई में क्या होगा, लोकेशन वेयर सप्लाई टर्मिनेट्स, दैट इज डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ गुड्स। वो स्टेट जहां पे वो जो लोकेशन जो गुड्स की सप्लाई है वो टर्मिनेट हो रही है, वो डेस्टिनेशन स्टेट वहां पे होगी हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, सेकंड केस है हमारा गुड्स डिलीवर टू रेसिपिएंट और एनी थर्ड पर्सन बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि बिल टू शिप टू मॉडल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। इसमें क्या होता है कि हम बिल टू शिप टू मॉडल, आपने सुना भी होगा, ये होता क्या है, देखो सिंपल सा केस है, बिल टू शिप टू, यानी कि बिल टू समवन एंड शिप टू समवन। शिप मतलब डिलीवरी। यानी कि इसमें मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे मान लो ए है, ये है सप्लायर, ये है यूपी में, ये है बी, ये है रेसिपिएंट, ये है एमपी में। ठीक है, और ये है सी, ये है आपका गुजरात में। ठीक है, बी ने ए से बोला कि मुझे आप सामान दो, मेरे को ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। तो ए और बी ने लेकिन क्या बोला कि ये सामान ना मेरे पास मत भिजवाना, मेरे ये सामान आप ना सी के पास भिजवा देना। तो ए ने क्या किया, ए ने इनवॉइस किया बी को, यानी बिल टू, लेकिन सामान किसको दिया, सी को, यानी शिप टू। तो इसी को बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल, यानी बिल टू समवन एल्स बट शिप टू शिप दोस गुड्स टू समवन एल्स। ठीक है, तो बिल टू शिप टू मॉडल। अब इसमें इस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो क्या मानेंगे, आप सप्लाई किसी को भी कर रहे हो, ठीक है, आपको इनवॉइस किसने बनाने के लिए बोला, आपको प्लेस ऑर्डर किसने प्लेस की करवाया, बी ने। तो लोकेशन जहां पे ये रिसिपेंट है ना, लोकेशन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ पर्सन ऑन हुम इनवॉइस इज मेड, यानी कि जिसके ऊपर जो इनवॉइस रेज हुआ है उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पे है, एमपी में। तो यहाँ पे एमपी होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, आपकी डायरेक्शन पे हम गुजरात भेजें, चाहे हम बंगाल भेजें, चाहे हम कहीं पर भी भेजें, लेकिन हमने आपके ऊपर इनवॉइस रेज किया है। ठीक है, और आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा है, एमपी में, तो हम एमपी को मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, दोबारा मैं अगर आप बोलोगे तो मैं समझा दूंगा। देखो, बिल टू शिप टू मॉडल आपको समझ में आ गया, यानी कि बिल मुझे इनवॉइस किसने बोला बना, मुझे ऑर्डर किसने प्लेस करवाया है, बी ने, लेकिन क्या बोला कि आप ये सामान गुजरात को भिजवा देना या फिर कहीं बंगाल भिजवा देना। ठीक है, या ऐसे ही हो सकता है कि इसमें से 10,000 गुड्स आप यहाँ भिजवा देना, 10,000 गुड्स यहाँ भिजवा देना बंगाल में। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी है, इनवॉइस मैंने किसके नाम पे बनाया है, एमपी के नाम पे, बी, बी जो एमपी में बैठा है, इसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे, एमपी में। तो मानेंगे कि ये पर्सन, ये प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हुई है, एमपी में हुई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी है, मतलब इंपॉर्टेंट, आई डोंट नो व्हाई क्यों इसे बोला जाता है, बट ये बहुत सिंपल है, क्योंकि बिल टू बेसिकली क्या है कि बिल टू एंड शिप टू मॉडल, यानी बिल टू समवन एल्स एंड शिपिंग टू समवन एल्स। ठीक है, बट द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी फ्रॉम हुम, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑन हुम द इनवॉइस इज बीइंग मेड। ठीक है, ये आपका। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड विच डज नॉट इंक्लूड मूवमेंट। अब आप खुद सोचो कि एक मान लो ना एक डीजी सेट है, यानी कि एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो हिल नहीं सकता, मूवमेंट नहीं है उसकी। ठीक है, लेकिन मैं मेरे पास था, मैंने क्या बोला
कि ये मैं बेच रहा हूँ और कोई और आकर के बोल रहा है कि ठीक है आप मुझे भेज दो, लेकिन ये यहीं रहेगा, मतलब उसकी मूवमेंट नहीं होगी, डिलीवरी डिलीवरी कुछ नहीं होगी, बस खाली उसकी ओनरशिप मतलब ट्रांसफर हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, सप्लाई ऑफ गुड्स विच डज नॉट इंक्लूड मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे, जहां पे वो गुड्स की डिलीवरी हुई है, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ठीक है, जो डीजी सेट था वो कहा, मतलब वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो जिस गुड्स की ट्रांजेक्शन हुई जो मूवेबल नहीं है, वो कहां पे था, यूपी में था। ठीक है, तो यूपी ही मानेंगे कि वो हमारा वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, सिंपल सा आप सोचो कि ऐसे ऐसे चीज की ट्रांजेक्शन हुई है जो कि मूवमेंट नहीं हो सकती, जिसकी कार चेयर ये सब चीज नहीं, डीजी सेट हो गए, या फिर मान लो मैं कोई रेफ्रिजरेटर है मेरे घर में लगा हुआ, ठीक है, या फिर कहीं पे कोई रेंट पे लगा हुआ है रेफ्रिजरेटर, जिसको, या मान लो मैंने किसी से रेंट पे घर फ्लैट लिया हुआ है, ठीक है, और उसमें एक जो एक वो लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, अब वो मुझे बेचना मतलब खरीदना है, ठीक है, तो उसकी मूवमेंट हुई नहीं हुई, लेकिन मेरे पास तो आ गया, मेरे, क्योंकि मैं फुल फ्लैट में रहता हूँ तो मेरा ही मेरे कहीं मूवमेंट होनी नहीं है, तो जहां पे वो गुड्स है ना एक्चुअली में, वही मान लेंगे कि वही उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस सप्लाई है। ठीक है, अब आते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर आप उसमें अगर जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नोन है तो रेसिपिएंट लोकेशन, अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट नोन नहीं है तो लोकेशन सप्लाई। सिंपल सी बात क्या है, आप अगर मान लो किसी कहीं सामान खरीदने जाते हो, ठीक है, अनरजिस्टर्ड ही होते हो, अगर मान लो कि उसको पता है कि भैया कि आपके जो आपका कहाँ पे रहते हो, कौन से स्टेट में आपको रहते हो, उसको पता है, आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन है उसके पास, ठीक है, तो फिर उसके वो जो स्टेट आपको रहते हो उस मतलब लोकेशन पे माना जाएगा। अगर उसको पता नहीं है कि आपके लोकेशन पता नहीं है उसको, तो वो क्या करेगा, वो तो जहां पे आपका सप्लायर है, लोकेशन सप्लायर, वहीं पे मान लेगा कि वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। आप समझ रहे हो ये केस, आप सिंपल सी एक केस सोचो, मैं एक सामान खरीदने जाता हूँ, ठीक है, दुकानदार को मेरा पता है कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, तो वो जो बिल बनाएगा या कुछ भी बनाएगा, तो वो मेरे को पता है कि कहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वो उस जिस स्टेट में उसको लोकेशन नो नो है, तो मेरी जो रेसिडेंट की लोकेशन है वो मानेंगे। अगर उसको मेरी लोकेशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, हमें पता ही नहीं कि भाई किसने सामान खरीदा, कहाँ से खरीदा, क्या खरीदा, तो हम बोलते हैं कि भैया जहाँ पे आप सबकी लोकेशन सप्लायर की लोकेशन है ना, हम वही मान लेंगे कि आपने ही सप्लाई किया है। यानी कि इस केस में क्या होगा कि लोकेशन सप्लायर और लोकेशन सप्लायर दोनों सेम ही केस में है, दोनों यानी दोनों कंडीशन ठीक है, तो यानी यही आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी, यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगना ही लगना है। ठीक है, अब क्या है, गुड्स असेंबल्ड एंड इंस्टॉल्ड एट साइट। ठीक है, कभी कभी केसेस में क्या होता है कि हम बोलते हैं कि आपको ना ये सारे सामान लेकर के एक कहीं पे असेंबल करना है, या आपको ये मैंने आपको आपसे बहुत सारे पार्ट्स खरीदे हैं, मान लो कि कोई कोई मशीन के, और आपको मशीन को जा करके कंपनी में इंस्टॉल करके वहां पे फिर रेडी स्टेज में लेके आना है, तो इस केस में गुड्स का सप्लाई क्या मानेंगे, मान लो कि दिल्ली है और एमपी, दिल्ली में सप्लायर है और रेसिपिएंट एमपी में, एमपी वाले को बोल रहा है कि भैया आपसे मैं सामान खरीद रहा हूँ, लेकिन आप लोग ना आकर के यहाँ पे मेरी फैक्ट्री में लगाओगे। ठीक है, तो फिर जहां पे वो फैक्ट्री में लगेगी ना प्लेस, जहां पे असेंबल होगी, उसको मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर इस केस में क्या है कि अगर मान लो कि ये एमपी में ना होकर के ये अगर गुजरात में होता, तो जहां पे असेंबली होगी ना गुड्स की, वो स्टेट मानेंगे कि वो स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई है। इसको आप सिनेरियो से कनेक्ट करो कि अगर दिल्ली और एमपी, अगर मैंने उसको बोला कि ये सारे सामान को लेकर के आपको ना मेरी असेंबली साइट पे, मेरी फैक्ट्री साइट पे उसको असेंबल करके उसको रेडी स्टेट में कन्वर्ट करके देना है मुझे, तो जहां पे वो असेंबली हो रही है उसी स्टेट को मानेंगे कि वही उसी के बाद रेवेन्यू जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुई, जहां पे असेंबली टेकन प्लेस, लोकेशन एट विच असेंबली और इंस्टॉलेशन टेकन प्लेस। ठीक है, उसके बाद गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड और कन्वेंस। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप लोग रास्ते में ट्रेन में जाते हो, ठीक है, तो या ट्रेन में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, तो आपको देखते हो उसमें चिप्स तौलिए ये सब बेचने वाले फेरी वाले जो आते रहते हैं, वो ट्रेन वगैरह में आते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम कोई चार्जर या कुछ ऐसे, तो अगर इसमें हम क्या मानेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, हम हमेशा बोलते हैं अब ट्रेन चल रही है तो मुझे मुझे ये अब उसने मान लो कि सप्लायर ने मुझे बेचा, ठीक है, अब उसे ये तो नहीं पता कि ये कहाँ पे अभी हम चल रहे हैं, मान लो कि दिल्ली से गुजरात ट्रेन जा रही है, तो उसे ये तो नहीं पता कि कौन से अभी कहाँ पे है, अच्छा अभी अंबाला है, अभी अजमेर है, ये तो पता नहीं उसे। तो हम क्या मानते हैं कि जहां से वो गुड्स ऑन बोर्ड हुए ना, वो मान लेंगे कि वही है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी कि अगर दिल्ली से ट्रेन चली है और अगर दिल्ली में अगर वो गुड्स
ऑनबोर्ड हुए उस ट्रेन के अंदर, तो मानेंगे, या वेसल के अंदर कहीं पर भी ऐसी ऑनबोर्ड में, तो मानते हैं कि वही प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे उसकी ऑनबोर्डिंग हुई है। ठीक है, लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। सिंपल, इसको आप ये इससे याद रखो कि इट विल बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि वहां की डिस्टेंस सप्लाई हो रही है उस टाइम वो कौन से स्टेट में चल रहा है, कहां पे चल रहा है। ठीक है, इसलिए जहां पे वो ऑनबोर्ड हुए हम वही मान लेंगे कि वही सब प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, तो गुड्स का आपने देख लिया, जिसमें कि सेक्शन 10 क्या कहता है, जिसमें कि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में। 11 क्या था, जिसमें कि गुड्स या तो इंपोर्ट हो रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से। ठीक है, इंपोर्ट मतलब सामान अंदर आना, एक्सपोर्ट मतलब बाहर किसी और को कंट्री को सप्लाई करना। ठीक है, इंपोर्ट के केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ इंपोर्टर ऑफ गुड्स। जो इंपोर्ट कर रहा है ना उसकी मानेंगे लोकेशन की वही है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें क्योंकि पॉइंट भी ज्यादा नहीं है। इंपोर्ट के केस में क्या है कि लोकेशन ऑफ इंपोर्टर ऑफ गुड्स, और एक्सपोर्ट के केस में लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, आपका सब सेक्शन 12 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेक्शन आपका 10। सेक्शन 12, अब हम आ गए सर्विसेज की बात पे। ठीक है, जिसमें सर्विसेज की बातें करेंगे। सेक्शन 12 मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें कि सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया में। सर्विस में लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया। सेम फिर सेक्शन 13 क्या होगा, इसमें कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात होगी। तो देखो जनरल कॉन्सेप्ट यानी डिफॉल्ट सेक्शन क्या कहता है, डिफॉल्ट क्या कहता है कि अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज हुई है, किसको हुई है, रजिस्टर्ड पर्सन को हुई है। ठीक है, या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन को हुई है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को हुई है तो सिंपल से अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर मेरे को पता है, गवर्नमेंट को पता है कि भैया ये सप्लाई जो है रजिस्टर्ड पर्सन को हुई है, तो जहां पे उसका लोकेशन रजिस्टर्ड पर्सन को आएगा उसी वही होगी प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नहीं है। अगर मान लो कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि यूपी में उसको सप्लाई कर रहा हूँ और वो रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियसली बात है कि रजिस्टर्ड है तो उसी को मैं सप्लाई कर रहा हूँ। लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर मैं अनरजिस्टर्ड को कर रहा हूँ तो सेम कॉन्सेप्ट, अगर मुझे अनरजिस्टर्ड को कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अनरजिस्टर्ड है, मुझे उसका स्टेट पता है लेकिन कि वहां गुजरात में सप्लाई हुई है सर्विस, तो मैं गुजरात मानूंगा। अगर मुझे नहीं पता तो वही लोकेशन ऑफ सप्लायर। गवर्नमेंट को आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई चाहिए ना कि हमने किस स्टेट को रेवेन्यू जाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड है यूपी से, मैं सप्लायर हूँ यूपी, मैं सप्लायर हूँ दिल्ली में, मुझे पता है कि वो रजिस्टर्ड है यूपी में और यूपी से कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ जो रेसिपेंट है जो है, मतलब लोकेशन रजिस्टर्ड पर्सन है वही है प्लेस ऑफ सप्लाई। और यूपी के पास मानेंगे कि इसके पास गवर्नमेंट रेवेन्यू जाएगा। लेकिन मैं मान लो कि किसी अनरजिस्टर्ड को सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे उसका पता है, वो मुझे यूजुअली खरीदता रहता है, मुझे उसका पता है कि ये सर्विसेज ना ये गुजरात में जाएगी, गुजरात में वो लेगा ये। ठीक है, तो क्या मानूंगा कि मैं गुजरात उसका होगा। लेकिन मुझे अगर पता ही नहीं है, अब मान लो कि मेरे पास मैं कोई सर्विसेज सप्लाई करता हूँ, मेरे को पता ही नहीं कि किसने सामान खरीदा, क्या खरीदा, मुझे उसका पता ही नहीं, स्टेट भी नहीं पता, तो मैं यही मानूंगा ना कि अब मैं इंडिविजुअली 28 स्टेट में 28 में से किसी को तो नहीं बांट सकता, तो मैं मान लूंगा कि जहां मैंने सप्लाई किया है वही लोकेशनल सप्लायर वही मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है। अगर रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, अनरजिस्टर्ड है और उसका लोकेशन पता है तो उसके जो लोकेशन जो है वही मानेंगे। ठीक है, अगर लोकेशन भी नहीं पता तो सब लोकेशन सप्लायर जो है वही मान लेंगे अल्टीमेट, क्योंकि 28 स्टेट में से मैं फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता नहीं मैं किस स्टेट को, मैं किस स्टेट का होगा वो। तो ये तो मुझे पता है कि मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे बैठा हूँ, तो जहां पे मैं बैठा हूँ वही मान लूंगा लोकेशन सप्लायर विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी आप बिल्कुल कॉमन सेंस से समझ के चलना। आप किसी कोई डायरेक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई डायरेक्ट सर्विस लेते हो, जैसे मान लो आर्किटेक्चर की सर्विस हो गई या कोई डिजाइनिंग की सर्विसेज हो गई, यानी कोई बिल्डिंग है उसमें मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ, आर्किटेक्ट कर रहा हूँ, या फिर कोई होटल सर्विसेज हो गई, या मैरिज हॉल वगैरह की बुकिंग वगैरह होती है मैरिज हॉल्स की, इन सब की सर्विसेज हो गई। ठीक है, तो इसमें आप खुद के माइंड लेके देखो कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या जानी चाहिए। जहां पे उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो चीजें हो रही हैं वही मानी जानी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं इसमें तो नहीं पकड़ सकता कि लोकेशन ऑफ रेसिपेंट ऑफ पर्सन, ठीक है, इसमें नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मेन रीजन है, अगर मान लो कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई सर्विसेज देता हूँ जो कि गुजरात में है, ठीक है, तो और रेसिपेंट जो है वो मान लो कि यूपी में है, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, अब सर्विसेज कहाँ पे दी जा रही है, गुजरात में उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो गुजरात की गवर्नमेंट बोलेगी ना कि भैया रेवेन्यू तो मेरे पास जाना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सर्विसेज सप्लाई कहाँ पे हो रही है, कि कहाँ पे उसमें वर्क हो रहा है,
यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो उसी उसी पे जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल। अगर आप ये सारी सर्विसेज जो है अगर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे दे रहे हो, तो जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसको बोलेंगे कि इस पे हमने किया है। अब इसमें आप बोट और वेसल भी आप मानोगे कि इसको क्यों, ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन जीएसटी की डेफिनेशन में माना गया है कि ये जो बोट वगैरह जो होते हैं जो समुद्रों में चलते हैं या फिर ये मानते हैं कि ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है। अब मान लो कि प्रॉपर्टी या फिर बोट या वेसल ये जो है मान लो दो स्टेट्स में आती है। मान लो ये है दिल्ली, ये है यूपी। ठीक है। कोई प्रॉपर्टी है, कोई गेस्ट हाउस है या कोई रिजॉर्ट है, वो यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है। यानी कि फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर में। अब इसमें हमने कोई सर्विसेज ली, मान लो 50,000 की दी। ठीक है। अब दिल्ली इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे, दिल्ली में और ये यूपी में, दोनों में। ठीक है, दिल्ली और यूपी। अब दिल्ली बोलेगी मेरे को चाहिए, यूपी बोलेगी मेरे को चाहिए, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि एरिया जो है ना, एरिया, इसके बेसिस पे आप सर्विसेज को बांट लेना। ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई मान लो होटल है, होटल, होटल में केस में क्या है, अब फिर दिल्ली लड़ेगी यूपी लड़ेगी, तो होटल के केस में नंबर ऑफ नाइट्स पे बांट लेना। जितने भी नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ नाइट्स पे बुकिंग होती है। आप होटल में जाते हो तो नंबर ऑफ नाइट्स के हिसाब से बुकिंग करते हो, तो नंबर ऑफ नाइट्स जो है ना उसके बेसिस पे आप बांट लेना। ठीक है। तो अगर इट लाइज इन टू और मोर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इट विल बी प्रोपोर्शनली बी डिवाइडेड, जो भी, या फिर अगर ये सब चीजें नहीं है तो जो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है उस बेसिस पे आप बांट लेना। ठीक है। उसके बाद हम आते, तो अगला जो है सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर सच इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, मान लो कि हमारा ये है, हम है, ये है दिल्ली में हमारा सप्लाई। ठीक है। हम है एमपी में। ठीक है। लेकिन जो हमारा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो है मान लो दुबई में। ठीक है, यही कह रहा है, सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर सच इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे है, दुबई में। ठीक है। मान लो मैं ऐसा सर्विस ले रहा हूँ कि कोई आर्किटेक्ट सर्विसेज का जो कि दुबई में देनी है। अब इस केस में क्या होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, यानी कि एमपी। ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ पुराने वाले केसेस में क्या था कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी गुजरात में थी, सप्लाई रेसिपिएंट जो था एमपी में था, तो गुजरात कहती कि मेरे को फंड चाहिए, एमपी कहती मेरे को फंड चाहिए, तो इसलिए हमने बोला कि जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पे हम मानेंगे सर्विसेज प्लेस ऑफ सप्लाई। बट इस केस में क्या है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे, दुबई में, आउटसाइड इंडिया। तो फिर इसमें किसमें कॉन्फ्लिक्ट का कोई केस ही नहीं है, तो इसमें भैया जिस जहां पे रेसिपिएंट है लिक्विडेड हम मान लेंगे वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन रेसिपिएंट सर्विस हो जाएगा, वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। अब देखो, केटरिंग, रेस्टोरेंट, केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी, ये 6-7 जो केसेस है, इसके अंदर क्या होता है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए या कुछ भी सर्विसेज लेने के लिए। ठीक है। तो रेस्टोरेंट वहीं पे आपको सर्विसेज देता है ना, आपके पास अंदर बिठा करके इन डाइनिंग होती है। आपके घर पे जाकर तो नहीं देता, आपको एक पर्सनल ग्रूमिंग कराने के लिए जाते हो, तो जहां पे आप जाते हो सर्विस लेने, वहीं पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि जहां पे वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वहीं पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है। तो इन 6-7 केसेस में क्या है कि लोकेशन वेयर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म्ड विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे वो एक्चुअली परफॉर्म की जा रही है ना सर्विसेज। मान लो मैं केटरिंग सर्विसेज लेता हूँ, मैं मान लो एमपी का हूँ और केटर जो है दिल्ली का है। अगर मैं बोलता हूँ कि भैया गुजरात में अगर ये आपको केटरिंग सर्विसेज देनी है, तो जहां पे वो एक्चुअली में हो रही है गुजरात में, वही मानूंगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग वगैरह, जैसे आपने कॉर्पोरेट हाउसेस को देखा होगा, कुछ जो कॉर्पोरेट कंपनीज वगैरह होती है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग वगैरह ऑर्गेनाइज कराते रहते हैं, टू बूस्ट कम्युनिकेशन, टू बूस्ट इम्प्रूवमेंट, या फिर कुछ सिक्स सिग्मा, ये सब टाइप की कुछ करते रहते हैं। तो अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दे रही है ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब जो इनवॉइस रेज करता है, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन है वो माना जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड को दे रही है तो हमें पता ही नहीं है हमें किसको दे रहे हैं, कौन से स्टेट, भाई 28 स्टेट वाला कॉन्फ्लिक्ट, कि किस स्टेट को हम मानेंगे कि कहाँ पे वो बंदा है। तो जहां पे वो सर्विस प्रोवाइडेड हो रही है ना वहां पे हम मानेंगे लोकेशन में सर्विस प्रोवाइडेड। यानी कि मान लो कि ये है दिल्ली, ये है एमपी। ठीक है। और ये है गुजरात। गुजरात में मान लो कि कोई ट्रेनिंग देनी है किसी होटल होटल में या फिर किसी कॉन्वेकेशन सेंटर में, कि वही इम्प्रूवमेंट वाली। ठीक है, इम्प्रूवमेंट या इंग्लिश इम्प्रूवमेंट या कुछ भी चीज करके। ठीक है।
तो इस केस में क्या है कि अगर मुझे पता है कि भैया एमपी रजिस्टर्ड पर्सन में एमपी है, ठीक है, तो वो वही रजिस्टर्ड पर्सन होगा। अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं, तो जहां पे एक्चुअली सर्विस परफॉर्म हो रही है वो स्टेट बोलेगा कि मेरे को चाहिए, ठीक है। उसके बाद एडमिशन एडमिशन टू एनी इवेंट और पार्क, आप पार्क वार्क में जाते हो तो आपको, या फिर किसी वाटर पार्क में जाते हो तो आपको एक टिकट मिलती है, टिकट पे आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लिखता है, क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ये बंदा जो टिकट जिसको हम दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, वो कहाँ का है, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पता नहीं कहाँ का है। तो हम सीधा बोलते हैं कि जहाँ पे आपकी जो एंट्री हो रही है, जहाँ पे आपको पार्क सिचुएटेड है, हम मानेंगे कि आपको वहीं पे सर्विसेज मिल रही है, ठीक है। तो लोकेशन में सच इवेंट और पार्क एग्जिस्ट, वहीं पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई है। एडमिशन टू एन इवेंट और पार्क, इसमें एग्जाम्पल याद रखना। अगर पूछा जाए एडमिशन टू एन इवेंट और पार्क तो क्या बोलोगे कि वाटर पार्क याद रखना। वाटर पार्क में क्या होता है, सीजीएसटी एसटी, क्योंकि जहाँ पे वाटर पार्क सिचुएटेड है उसी में मानेंगे कि वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पोर्ट्स कल्चरल इवेंट, ठीक है। आप देखो जैसे बहुत बड़े जो जैसे कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट कराते हैं या कोई कल्चरल इवेंट कराते हैं, ठीक है। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं सर्विसेज तो लोकेशनल रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो लोकेशनल सप्लायर, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर, अगर आप मेल या कोरियर या फिर ट्रेन से कोई गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो लोकेशनल रजिस्टर्ड पर्सन। सीधी बात, रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन तो लोकेशन, अनरजिस्टर्ड पर्सन तो यहाँ पे जहां पे हमने पहली बार वो गुड्स ट्रांसपोर्ट की, हैंडेड ओवर की ट्रांसपोर्टेशन वहां पे, मान लो कि दिल्ली से गुजरात ट्रेन जा रही है, ठीक है। अब मैं अगर मान लो कि एमपी का हूं, मैंने बोला कि ये गुड्स ना आपको गुजरात भेजने हैं, तो अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो एमपी होगा, अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो मैंने जहां पे वो सामान पहली बार दिल्ली में बोर्ड कराया तो वो मानूंगा कि वही वाला वही है मेरा सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में फिर रजिस्टर्ड पर्सन में लोकेशन रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड में प्लेस वेयर जहां पे पैसेंजर ने वो जर्नी स्टार्ट करी है, एम्बार्क्स द कन्वेंस, ठीक है। वही सिम आपने आपने कभी आईआरसीटीसी से टिकट बुक करी होगी तो उस पर देखना हमेशा सीजीएसटी एसजीएसटी होता है, क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि जहां पे वो बंदा पहली बार ट्रेन चढ़ा है वही मानते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई है, ठीक है। अगर आपको रजिस्टर्ड पर्सन पता है कि लोकेशन, अगर मतलब रजिस्टर्ड पर्सन ने लिया है तो फिर जो लोकेशन और रजिस्टर्ड पर्सन का वो मानेंगे। आप कभी भी टिकट बुक करना तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है जीएसटी नंबर डालने का, अगर आप उसका इनपुट आईटी से क्लेम करना चाहते हो आपके पास आईटी वो जीएसटी नंबर डालने का ऑप्शन होता है, तो वहां पे उस बेसिस पे, नहीं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ये टिकट किसने ली है, तो वो किसको मानेंगे? वो लोग ने बोला कि भैया जहां पे वो बंदा चढ़ रहा है ना, बोर्डिंग जो प्लेस है वो मानेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई वहां पे है, ठीक है। सर्विस ऑन बोर्ड कन्वेंस इंक्लूडिंग, अब वही सिंपल सी गुड्स वाली बात कि अगर आप कोई एयरक्राफ्ट पे या फिर कोई सर्विस या फिर कोई वेसल वेसल पे अगर आप कोई सर्विसेज लेते हो, ठीक है, तो जहां पे वो पॉइंट ऑफ शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है ना वो मानेंगे, क्योंकि पता नहीं है ना कि आप मान लो हवा में चल प्लेन चल रहा है, अब वो थोड़ी बोलेगा कि आप दिल्ली में चल रहे हैं या फिर एमपी में चल रहे हैं या फिर तमिलनाडु में चल रहे हैं पता लगाना मुश्किल है। तो हम मानते हैं कि जहाँ पे वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर है ना वो मानेंगे कि प्लेस ऑफ सप्लाई है। सेम उसी की तरह गुड्स में क्या होता है, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ जो बोर्डिंग पॉइंट होता है वहां पे होता है। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या होता है, अगर आपको रिसीवमेंट का रिकॉर्ड पता है, बुक्स में आपके रिकॉर्ड है तो लोकेशनल रिसीवमेंट, नहीं पता तो लोकेशनल सप्लायर, सिंपल। इंश्योरेंस सर्विसेज में हमेशा लोकेशन और रिसीवमेंट होता है, क्योंकि इनके पास पता होता है, इनके पास रिकॉर्ड होता है कि आप कभी इंश्योरेंस सर्विस लेने जाओगे तो आपको पूरी केवाईसी देनी पड़ेगी उनको, तो उनके सारे रिकॉर्ड होते हैं कि बंदा कहाँ का है, दिल्ली का है, एमपी का है, गुजरात का है, कहाँ का है, तो उनको पता होता है, तो लोकेशन रिसीवमेंट हमेशा होता है इंश्योरेंस सर्विस में। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज में मान लो कि हमने मैंने दिल्ली में एक सप्लायर है, मैंने उसको बोला कि मुझे गुजरात में, एमपी में, उसके बाद पुणे में, बिहार में मुझे आपको होर्डिंग लगानी है एडवर्टीजमेंट की, ठीक है। तो जहां जहां मैंने होर्डिंग लगाई है ना वहां वहां के प्लेस ऑफ सप्लाई माने जाएंगे, ठीक है। ईच स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच एडवर्टीजमेंट इज डिस्प्लेड। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर थोड़ा केसेस थोड़े, तीन केसेस है इसके, तीन पॉइंट है। फिक्स्ड लाइन, पोस्टपेड, प्रीपेड। फिक्स्ड लाइन क्या होती है, आपने देखा होगा, हम लोग तो जैसे नॉर्मल का पसंद है, बट जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि ये लोग एक टावर अपने यही प्रीमाइसेस में इंस्टॉल करवा लेते हैं, जैसे मान लो एयरटेल, जियो या फिर वाईफाई का या कुछ भी चीज। तो जहां पे वो अगर फिक्स कोई ऐसी कोई सच इक्विपमेंट कोई फिक्स की गई है, तो जहां पे वो फिक्स की गई है ना इक्विपमेंट, वो मानेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा है पोस्टपेड, अगर पोस्टपेड है, पोस्टपेड में तो भैया पता होता है कि भैया ये किसने लिया है, क्योंकि बिल आते हैं आपके पास, ठीक है, अच्छे खासे बिल आते हैं। तो मान लो जियो कंपनी से मैं एक ले रखा है पोस्टपेड कनेक्शन, तो उनको पता है कि इसका बिलिंग एड्रेस क्या है, तो लोकेशन और बिलिंग एड्रेस वही की प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। प्रीपेड में पता नहीं होता, लेकिन प्रीपेड में दो केसेस, अगर हमने किसी एजेंट से लिया है, ठीक है, तो जो एजेंट का जो एड्रेस ऑफ एजेंट है वो मानेंगे। जैसे राजेश टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, राजेश टेलीकम्युनिकेशन से मैं जाता हूँ और रिचार्ज खरीद के लाता हूँ, तो राजेश टेलीकम्युनिकेशन का जो रजिस्टर्ड प्लेस होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर कोई अदरवाइज अदरवाइज कंपनी को अगर पता है मेरा एड्रेस तो एड्रेस, अगर नहीं पता तो वही लोकेशनल सप्लायर, सिंपल। अब सेक्शन 13 आते हैं। सेक्शन 13 में क्या था, मैंने आपको बताया था, जहां पे
सर्विसेज सप्लाई और सर्विसेज हो रही है, बट रेसिपेंट या फिर सप्लायर कोई भी एक बाहर है, इंडिया से बाहर है। ठीक है, तो जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर रेसिपेंट का लोकेशन पता है तो रेसिपेंट की लोकेशन, नहीं पता तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे मेरे पास रिकॉर्ड है कि मैं किसको किसको सर्विसेज दे रहा हूँ, तो जिस स्टेट में है या जिस टेरिटरी में है उसको मानूंगा कि उसको मैं दे रहा हूँ लोकेशन रेसिपेंट। अगर मुझे पता ही नहीं है मैं किसको सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं मानूंगा कि मैंने जहां पे मैं हूँ लोकेशन सप्लायर वहीं पे मैं सर्विस दे रहा हूँ। सिंपल का कॉन्सेप्ट। सर्विसेज रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स ऑन व्हिच सर्विसेज आर टू बी परफॉर्म। अगर क्या है कि कोई फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स मांग रहा है, ये सर्विस जिस पे परफॉर्म होनी है, तो लोकेशन वेयर सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म। मान लो कि कोई एक कोई मशीनरी है, ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स, मान लो कि इस पे कोई औजार वगैरह लगने हैं, कोई नोट बोर्ड लगने हैं, कुछ कुछ इक्विपमेंट वगैरह लगने हैं, ठीक है, तो जहां पे वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हो रही है ना, उसको मैं मानूंगा कि वही है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, सर्विसेज बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस इन रिलेशन टू टेंजिबल एसेट्स। मान लो कि एक कंप्यूटर है और मैं हूँ दिल्ली में, और इस कंप्यूटर पे मेरे को कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो ये है सर्विसेज। अब तो फिर इसमें क्या मानूंगा कि जहां पे वो टेंजिबल गुड्स है ना, वहां पे मानेंगे कि वो सर्विसेज सप्लाई हुई है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस सर्विस लोकेशन ऑफ सच गुड्स। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, लड़ाई किसको होगी। अब मान लो कि सब, अगर मैं बोलूँ कि सॉफ्टवेयर में सर्विसेज चाहिए, तो किस पे चाहिए, इंस्टॉल तो करना पड़ेगा ना। तो मेन पार्ट क्या हो गया, वो टेंजिबल एसेट। तो जहां पे वो सच गुड्स सिचुएटेड है जिस पे सर्विसेज दी जा रही है, वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विस सप्लाई टू इंडिविजुअल विच रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रेसिपिएंट। मान लो कि कोई एक सर्विस है जहाँ पे कोई मेरे को देना है, वहां पे मुझे रेसिपिएंट की जरूरत है, वो मुझे बताएगा कि आपको किस गाइडेंस देगा कि आपको ये यहाँ पे सर्विस देनी है, इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है, इसको वहां पे ऐसे करना है, सर्विस देनी है। ठीक है, तो जहाँ पे वो एक्चुअली परफॉर्म हो रही है ना, वो सर्विस मानूंगा। मतलब सीधी बात, सर्विस इन केसेस में क्या देखना, जहाँ पे एक्चुअली परफॉर्म हो रही है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। सर्विसेज सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेम केस, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहीं पे होगा। ये तो आपको पता ही है, आपने गुड्स में भी देखा था और सेक्शन 12 में भी देखा था कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे सर्विस देगा, जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना सिचुएट कर रही है, वहीं पे मानेंगे। अम्यूजमेंट और टू एनी इवेंट पर्पस, ऊपर पढ़ा था। ये जो सेक्शन 13 है ना, ये सबका मतलब ऑलमोस्ट 90% जो है आपका 12 से ही कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो जहाँ पे वो एडमिशन, मतलब सही बात की, अगर मैं किसी वाटर पार्क में जा रहा हूँ तो वाटर पार्क की जो एंट्री है, जहाँ पे वाटर पार्क सिचुएटेड है वही होगा। तो लोकेशन वेयर सच इवेंट और पार्क एग्जिस्ट। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में वही जहाँ पे वो एम्बार्क करेगा जर्नी, पैसेंजर वेयर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेयर्स, जहाँ पे वो पहली बार चढ़ रहा है वहीं पे। क्योंकि अब मान लो कि दिल्ली से चढ़ा और कोलकाता, मुझे पता ही नहीं है कि बीच में कहाँ है, तो जहाँ पे मैं पहली बार चढ़ूंगा वही होगा मेरे प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज प्रोवाइडेड बोर्ड ऑफ कन्वेंस, वही जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर है। अगर आप किसी, वही हवाई जहाज वाला, हवाई जहाज में अगर कोई सर्विसेज लेते हो, प्लेन में अगर कोई सर्विसेज लेते हो, कोई किसी भी तरह की सर्विस, तो उसमें क्या होगा कि जहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर है वो आइडेंटिफाई होगा कि वहां से सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई वो है। बिकॉज आइडेंटिफाई करना की बहुत मुश्किल है कि आप कहाँ पे कौन से स्टेट के ऊपर आप ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस, इसमें क्या है, लोकेशन रेसिपिएंट सर्विस। मान लो कि ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, या फिर तो मुझे क्या पता कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे यूज होगी, या फिर वो इन्फॉर्मेशन किस चीज के लिए, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे डिलीवर होनी है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि लोकेशन और रेसिपिएंट सर्विसेज जो है ना, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप प्लेस ऑफ सप्लाई में आप देखोगे सेक्शन सेक्शन 10 जो है आपका, वो इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 12 जो है वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 क्या है, गुड्स के लिए, सेक्शन 12 क्या है, सर्विसेज के लिए। उसके बाद जो 11 और 13 है, ये गुड्स ये सर्विसेज, ये क्या है, इंपोर्ट के लिए। तो आपको ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सेक्शन 10 और 12 आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना वैल्यू सप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारा जो टाइम सप्लाई खत्म हो जाएगा, खत्म हो चुका है, प्लेस ऑफ सप्लाई खत्म हो गया और वैल्यू सप्लाई खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे इन सारे के कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, और आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, वहां पे आपको ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं अपलोड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं आपके जो चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपके इसको कम्युनिटी पोस्ट में आपको ना रोज की मैं एमसीक्यू डालता हूँ, वो भी आपको सॉल्व कर लेना, आपको बहुत बेनिफिशियल होंगे। मतलब अभी तक मैंने जितने भी डाले आप सॉल्व कर लोगे तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलते हैं, फिर बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, चलो बाय।